हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल और एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का असाइनमेंट नंबर 4 नवंबर माह के लिए 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का ये असाइनमेंट होगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से लिख पाएंगे। आपने जो स्टडी किया है उसके साथ साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो ये वीडियो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आयकर और उत्पादन शुल्क में क्या अंतर है। प्रश्न 2 पूछ रहा है, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। प्रश्न 3 है, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। प्रश्न 4 आपसे पूछ रहा है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रश्न 5 है, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहां से उद्योग क्यों हट जाते हैं। तो ये 5 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इनको देखकर आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भी आराम से लिख पाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है आपका 4 अंक का है और शब्द सीमा दी गई है 75 से 100। तो उसी के अंदर ये सभी आंसर दिए हुए हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देख के अपने आंसर को लिख पाएंगे। और हमारे चैनल पे आपको 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी असाइनमेंट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी इस वीडियो की हेल्प से अपने आंसर्स को अच्छे से लिख पाएँ और टाइम से अपने असाइनमेंट्स को आप सबमिट कर पाएँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रॉल हो चुका है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ किस प्रकार से हो, कुछ निजी कंपनियों को नहीं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, यही इसमें आपको बताना है। तो इसमें आंसर लिखेंगे हम कि उत्खनन के संदर्भ में स्थानीय समाज को प्रारंभ से ही जागरूक किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि जानकारी का वितरण अंतिम व्यक्ति तक हो। ठीक है। दूसरा होगा इसमें कि संपूर्ण कार्य की वैधता अत्यंत आवश्यक हो। नियम कानून का पालन नहीं किए जाने की दिशा में कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को सोसाइटी बनाकर तथा शिक्षित करके उत्पादन कार्य की जानकारी दी जानी चाहिए। लाभ का वितरण स्पष्ट होना चाहिए। स्थानीय सोसाइटी को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अनुचित साधन और आदतों से बचाव हेतु शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। परियोजना की मांग के अनुरूप तकनीकी शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। परियोजना में स्थानीय समुदायों को विशेषकर महिलाओं को सहभागी बनाया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। प्रश्न 3 में पूछा है, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। तो 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष्य वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों की वापस मिल जाए। 1933 में हिटलर की जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। 1935 में हिटलर ने वायुसेना एवं सेनाओं के अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की जो सीधे तौर पर वर्साई संधि की अवहेलना थी। 1935 में सार घाटी को जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया। मार्च 1936 में जर्मन सैनिकों ने राइनलैंड का पुनः अधिकार कर लिया। 1936 में ही हिटलर ने इटली के फांसीवादी शासक मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौते किए। तो ये कुछ उसकी विदेश नीतियाँ थी जो कि हिटलर की थी। प्रश्न 4 देखिए, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही है। सरकार द्वारा कम काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया गया। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई कि वह ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक का कार्य की मांग पर उपलब्ध कराए और यह कार्य लोगों को उनके इलाके में ही उपलब्ध कराना होगा और इसके लिए होने वाले पूंजीगत खर्च तथा मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों जैसे चेक डैम, सड़कें, तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं आदि का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार ने इन प्रमुख योजनाओं के द्वारा गरीबी को कम करने का अथक प्रयास किया। आखिरी प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 5, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। एक बार दूसरी जगह से उद्योग विकसित होने के बाद वहां से क्यों चले जाते हैं।
तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि औद्योगिक प्रदेशों के अस्थिर होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहली तो कि वहाँ कच्चे माल की कमी होने लग जाती है। दूसरा है उत्पादन लागत का बढ़ना। तीसरा लिखेंगे श्रमिक संगठनों की अनुचित या उचित मांगों के कारण। चौथा होगा बाजार विक्रय व्यवस्था के प्रभाव के कारण। पांचवा पॉइंट लाभ में कमी आना। औद्योगिक तकनीकी का पुराना होना। खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होना। इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद कच्चे बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिया जाता है, जिससे नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये आंसर आपका समाप्त होता है। किसी और विषय का आप चाहते हो असाइनमेंट तो उसके लिए हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।